एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी शब्द सुनते ही आपको क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आता है? थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज कुछ पढ़ा है? बताओ, किसने पढ़ा है? बताओ आकाश, बताइए किसने पढ़ा है? नीरज ने पढ़ा है? बताओ नीरज, रेडियो एक्टिविटी सुना है? अच्छा 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 अच्छा, बताओ नेहा, तुम बताओ। अपने आप करने लगता है? अच्छा, स्पॉन्टेनियस है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? कॉज, किस कारण से रेडियो एक्टिविटी होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस 4 चरण में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? रेडियो एक्टिविटी बताएंगे पहले क्या होती है, फिर क्या बताएंगे हम लोग? हम बताएंगे कि क्यों होती है रेडियो एक्टिविटी। कुछ जो न्यूक्लियस हैं वो आपके रेडियो एक्टिव हैं, कुछ रेडियस जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम लोग। तो एक बात समझिए कि अब तक कम से कम 1500 न्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं। न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियाई हम आपके खोजे जा चुके हैं, जिसमें से केवल 260 जो है वो स्टेबल हैं। 260 क्या है? स्टेबल हैं। बाकी सारे क्या हैं आपके? अनस्टेबल हैं। अच्छा सर, हमने तो यही 115 पढ़े थे एलिमेंट, 115 एलिमेंट पढ़े थे। अरे एलिमेंट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियाई की। किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियाई की। ठीक है, तो न्यूक्लियाई लगभग 1500 न्यूक्लियाई अब तक क्या हो चुके हैं? सर्च हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 260 क्या है? स्टेबल है, बाकी सारे क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, तो लिखो इसको, 1-2 लाइन लिखो फिर समझाते हैं। लिखो, among 1500 known nuclei, among 1500 known nuclei, less than 260 are stable. Less than 260 are stable. ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती क्यों है न्यूक्लियस से? अल्फा बीटा गामा निकलती क्यों है न्यूक्लियस से? बताओ। हाँ, क्यों निकलती है? अरे किससे? अरे वो तो कहानी बहुत आगे की है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन वो तो प्रोसेस है, लेकिन क्यों निकलती है? जैसे बात समझिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी शब्द से आप क्या समझते हैं? स्टेबिलिटी शब्द से क्या समझते हैं? हाँ, जैसे आपको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमा के हाईली अनस्टेबल हो जाओगे। पैसा जैसे आएगा वैसे आपकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। अभी तो लग रहा है पैसा जिस दिन आ गया उसके बाद फिर पता ही नहीं चलेगा, फिर तो घूमते रहोगे। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है, और जिस दिन पैसा आ गया आप पढ़ोगे क्या? आपके बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए मैं डाल देता हूं, मेरे पास है नहीं, लेकिन मान लो मैं डाल दूं तो आप पढ़ोगे? आप इतनी देर बैठोगे नहीं यहाँ पे, कहोगे यार मैं 1000 करोड़ का मालिक हूं, मैं यहाँ पे आके प्लास्टिक कुर्सी पे बैठूं। आप क्या हो जाओगे? हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाओगे? हाईली अनस्टेबल। स्टेबल नहीं, हाईली अनस्टेबल हो जाओगे। पैसा तो बेटा सबसे बुरी चीज है, पैसा आएगा तो अनस्टेबल हो जाओगे बिल्कुल। देखो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो जैसे बात समझिए, लोग खोज किसकी करते हैं? स्टेबिलिटी की खोज करते हैं, और स्टेबिलिटी की खोज करने के लिए पैसे को क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। जैसे साधु वाधु लोग होते हैं ना, तो क्या करते हैं? पैसा खत्म। बड़े एक तुम लोग पढ़े नहीं होगे, तुम लोग तो अभी नहीं पढ़े होगे, हम लोग की उम्र के लोग पढ़ते हैं। द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी, पढ़ा है? एक बुक है, एक द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी। एक कोई इंसान था, उसने अपनी फरारी क्या कर दी? सेल कर दी।
मॉन्क था, मतलब बुद्धिस्ट में होते हैं ना मॉन्क, तो सोल्ड कर दिया फरारी को। तो उसने क्या किया, स्टेबिलिटी गेन की बाय सेलिंग ऑफ हिज फरारी। तो अल्फा बीटा गामा, एनोलॉजी से समझाता हूं ताकि समझ में आ जाए। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को इमिट करता है। क्यों इमिट करता है? टू गेन द स्टेबिलिटी। कोई भी न्यूक्लियस बोलते हैं अल्फा बीटा रेडियो एक्टिव है, करता है, अरे करता है तो करता है, लेकिन करता क्यों है? वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। वो क्या होना चाहता है? हर इंसान क्या होना चाहता है? स्टेबल तो लाइफ में होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो? बिल्कुल होना चाहते हो। तो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब अल्फा बीटा गामा को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो पहले हम स्टेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है, कब कह सकते हैं स्टेबल नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी बेल्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी बेल्ट। और उस स्टेबिलिटी बेल्ट के पे जो एटम्स होंगे, एटम नहीं, न्यूक्लियाई जो होंगे, उनको क्या बोल दूंगा? स्टेबल। और जो उस पर नहीं होंगे वो उस पर आना चाहेंगे, जो नहीं होंगे वो उस पर आना चाहेंगे। तो कैसे आएंगे? वो अल्फा को निकालेंगे या बीटा को निकालेंगे या बीटा माइनस निकालेंगे या बीटा प्लस निकालेंगे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, या बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ये कहानी करके वो क्या करेंगे? एमिशन के द्वारा क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन बाय द न्यूक्लियस टू गेन इट्स स्टेबिलिटी इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो लिखो द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई gain stability, the unstable nuclei gain stability by emitting alpha particle, comma beta particle, and gamma rays, देखो गामा पार्टिकल नहीं है, गामा क्या है? रेज है। बीच में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, गामा रेज के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ये कौन सी रेज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। This phenomena is called as radioactivity. This phenomena is called as radioactivity. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। देखो एक बात बताइए, आप लोग ने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ी होगी, कोई केमिकल रिएक्शन बताओ, मुझे तो याद नहीं है, तुम लोग बताओ कोई केमिकल रिएक्शन बताइए। हाँ, NaCl बोलो, NaCl प्लस, हाँ, ओहो ये तो मुझे भी याद है। अरे कम से कम 2 एलिमेंट का तो बताओ, कौन सा? हाँ, N2 प्लस H2 NH3। अच्छा हाँ, फिर हो गया ये। अच्छा वो 3-2 करके बैलेंस करते होंगे ना। हाँ, अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, अगर मैं इस पे मान लीजिए, इस पे वो आते हैं ना कैटलिस्ट, क्या होते हैं? अगर इसके प्रोसेस को मुझे तेज करना हो या कम करना हो तो उसके लिए क्या होता है? कैटलिस्ट वगैरह होते हैं ना। ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ा दे तो कुछ मतलब बढ़ जाता है, कुछ क्या हो जाता है? कम भी हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ा दे तो रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या कम भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता है ना कुछ कहानी, ज्यादा मुझे नहीं पता है, याद है ना तुम लोग को? टेम्परेचर या कहानी ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं आर अफेक्टेड बाय द प्रेशर, बाय द टेम्परेचर, बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। इन सबसे क्या होती हैं? अफेक्ट होती है। आप लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अफेक्ट हो रही है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ये जो अल्फा बीटा गामा निकल रहे क्या है? दिस इज अ
न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन आपके टेम्परेचर से, प्रेशर से, कैटलिस्ट तो उसमें लगा ही नहीं सकते हो, टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता है। तो एक लाइन इसमें लिखिए, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, ब्रैकेट में, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन से लिखो इसी में, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा depend only on concentration of nuclei, depend only on concentration of nuclei, full stop। These reaction are unaffected by, these reaction are unaffected by, these reaction are unaffected by temperature comma pressure and other physical, temperature comma pressure and other physical condition। टेम्परेचर कमा प्रेशर कमा अदर फिजिकल कंडीशन। देखो बच्चों, ये जो मैंने बात बताई ना आपको, ये चाहता तो मैं ना बताता, लेकिन बात इसी को कहते हैं लिंकिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। आपको केमिकल रिएक्शन पता है, अफेक्ट होती है, ये भी आपको पता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन अफेक्ट नहीं होती, तो ये बता दिया, इससे नॉलेज को क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया, तो चीजें क्या हो गई, याद हो गई। अगर केवल पढ़ा देते न्यूक्लियर रिएक्शन इससे अफेक्ट नहीं होती है, तो चीजें याद रहती, शायद याद रहती, शायद याद ना रहती। अब आपको भूलेंगे नहीं आप, अब आपको पता है केमिकल रिएक्शन अफेक्ट होती थी, न्यूक्लियर रिएक्शन अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इट्स अ बहुत छोटे से फिनोमिना पे हो रहा है। साइज क्या है न्यूक्लियस का, बहुत ही कम, बहुत ही कम न्यूक्लियर लेवल पे हो रहा है। तो न्यूक्लियर लेवल पे ये केमिकल, जो केमिकल है तो बड़े लेवल है, ये क्या है, एटम्स है ना, या क्या है, आयंस वगैरह हैं, तो ये क्या है, बहुत बड़े लेवल पे फिनोमिना हो रहा है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन है बहुत ही छोटे लेवल पे फिनोमिना हो रहा है, तो उस पर ये अफेक्ट नहीं होगा। इसी को कहते हैं लिंकिंग ऑफ नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज को आपने क्या किया, नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर दिया, तो चीजें याद हो गई। चलो एक बात और देखते हैं, मतलब इसलिए मैं बताता हूं कि जरूरी नहीं कि हर बात जैसे मैं बता रहा हूं तो उसको आपने पकड़ लिया। टीचर तो कोशिश करता है बताने की ही, लेकिन मान लो कोई चीज आप लोग पढ़ लो तो आप भी कोशिश करो उसको, चीजों को पुराने सी चीजों से क्या करने की, कनेक्ट करने की। तो जब रिवीजन करोगे ना, तो एक तरफ से सारी चीजें क्या हो जाए, कनेक्ट होती चली जाए। ऐसा ना हो कि एक चीज पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर चौथा पढ़ा, कुछ याद ही नहीं रह गया। ऊपर से मैकेनिक्स पढ़िए तो मैकेनिक्स का पहला से लेकर आखिरी तक सारी चीजें क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। मैंने पढ़ाया भी आपको इसी तरीके से, लगभग मैंने जो पढ़ाया है लगभग कनेक्ट करके ही पढ़ाया है चीजों को, लेकिन अब फाइनल कनेक्शन तो आप ही को करना है, ठीक है। तार जोड़ेंगे तो बत्ती जल जाएगी। चलो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली जो मिला था ना, बात समझो, एक ये कर रहे थे हेनरी बैक्यूरेल थे, और एक यूरेनियम एटम था, यूरेनियम का एटम था, और उसमें इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का कागज लपेटा और एक इन्होंने सिल्वर फॉइल लपेटी, ठीक है। ब्लैक पेपर है, पेपर नहीं है, समझ रहे हैं, सिल्वर फॉइल, ब्लैक पेपर है, पेपर नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने एक स्क्रीन देखी, तो स्क्रीन किस चीज की थी, हाँ फोटोग्राफिक प्लेट थी। क्या थी है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट थी, तो इस पे इन्होंने देखा कि कहीं कहीं पर डॉट्स आ गए, कहीं कहीं पर ये क्या आ गए, डॉट्स आ गए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे थे, कौन, हेनरी बैक्यूरेल, BECQUEREL, यही नाम है शायद, हेनरी बैक्यूरेल। तो ये एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा यूरेनियम पे इन्होंने काला कागज लपेटा, उसके बाद क्या किया, सिल्वर लपेटा, और सिल्वर लपेट के इन्होंने रख दिया था कहीं पर, और उसके बगल में फोटोग्राफिक प्लेट कहीं से पड़ी हुई थी।
बाद में उन्होंने उठा के देखा तो इसके ऊपर क्या आ गए, स्पॉट्स आ गए। क्या आ गए, स्पॉट्स। तो उन्होंने कहा अभी तो अच्छी खासी रखी हुई थी फोटोग्राफिक प्लेट, इस पे स्पॉट्स कहां से आ गए, इसके पास स्पॉट्स कहां से आ गए। तो उन्होंने फिर इसको स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम में से क्या है, इनविजिबल रेज निकलनी है। क्या निकलनी है, इनविजिबल रेज। जो अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या आंख से दिख जाएंगी, नहीं दिखेंगी, ये कैसी हैं, इनविजिबल रेज हैं। तो इन्होंने एक्चुअली में कहा जाए रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना जो है एक्सीडेंटली खोजा गया। कैसा खोजा गया, एक्सीडेंटली। तो इसको भी लिख लो, radioactivity was first discovered by Henry Becquerel, Henry Becquerel। पहली बार मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, एकदम सही स्पेलिंग है। हेनरी बैक्यूरेल इन 1896 एक्सीडेंटली radioactivity was first discovered by Henry Becquerel in 1896 accidentally। अब इनका ना एक्सीडेंटली वाला एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने क्या कर दिया, मतलब कर कुछ और रहे थे, पा कुछ और गए, लेकिन कर तो रहे थे। करना इज इंपॉर्टेंट ना, समथिंग इज गुड फॉर नथिंग। हेनरी बैक्यूरेल 1896 में इन्होंने खोज किया था, ठीक है। बाकी ये बना लो। और सम टाइम ये जो आपकी अल्फा बीटा यहां से क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही है, इनको हम कहते थे बैक्यूरेल रेज। क्या बोलते हैं, बैक्यूरेल रेज, बैक्यूरेल रेज। क्या बोलते हैं, बैक्यूरेल रेज। तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं बैक्यूरेल रेज, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। विष्णु सर, अरे राजवीर 1 बजे से लेंगे कि 1:15 से लेंगे, कितने बजे आएंगे बोले। चलो आप लोग की आज मैराथन क्लास है बायोलॉजी की 1 से 5, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड नहीं होगी, रिकॉर्ड होने के चक्कर में तुम लोग क्लास में नहीं पढ़ते हो। रिकॉर्ड होगी बेटा, लेकिन वो रिकॉर्ड जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल यूज के लिए, आप लोग के लिए नहीं है। तुम लोग पढ़ लो, लेकिन क्लास में आप लोग ध्यान दीजिए ना, वो इसके लिए है कि प्रमोशन करने के लिए, तुम लोग के लिए नहीं है। तुम लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा तुम लोग क्लास में पढ़ो। चलो लिखें, आगे चलें। अब लिखो सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल, हेडिंग डालिए, लिखिए वाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल एंड सम आर नॉट स्टेबल। वाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल एंड सम आर नॉट स्टेबल। ब्रैकेट में स्टेबिलिटी बेल्ट, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए वाई के बाद, मतलब इस पूरी लाइन के बाद। उसके बाद लिखिए स्टेबिलिटी बेल्ट, उसके बाद लिखिए ब्रैकेट में लिखिए स्टेबिलिटी बेल्ट। मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी बेल्ट की भी चर्चा हम लोग करेंगे। स्टेबिलिटी बेल्ट, BELT, बना लीजिए, इसको बनाइए। अंजलि आज कंचन क्यों नहीं आई है, पेपर है, कौन सा पेपर है सर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, BSc हो सकता है सेकेंड ईयर में होगी, वो है 3rd ईयर में है। अच्छा
इसको डॉटेड बनाना है, इसको डॉटेड बनाइए आप लोग, मैं समझाने के लिए तो बना रहा हूं, या बना दूं समझ जाओगे, वरना लाइन अच्छे से नहीं खींच मिलेगी। डॉटेड बनाऊं? रुको रुको, चलो बना ही लो, दिखाते हैं अभी, बना लो, ऐसे ही बना लो, समझाते हैं अभी। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100। ठीक है, इसको लिखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए फॉर एटम whose z is less than equal to 20, z is less than equal to 20, stable nucleus have stable nuclei have number of neutron upon number of proton ratio is equal to 1, लमसम इक्वल टू क्या है, n upon p is nearly equal to 1। देखो ये इधर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 से क्या है, कम, एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 से कम। तो देखो दोनों के लिए डिफिनीशन अलग है ना, दो बेल्ट हैं, एक है 20 तक, 1 से लेके 20, इसमें स्टेबल कौन सा है, जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, और 1 से लेके 83 तक एक अलग कंडीशन आएगी, अरे सॉरी 21 से लेकर 83 तक एक अलग कंडीशन आएगी, अभी केस 2 कराऊंगा, उसमें स्टेबल होगा, उसकी कंडीशन अलग होगी। और 83 के बाद तो सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव है, मतलब कोई भी स्टेबल है ही नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल में नीचे की लाइन क्या होती थी, अब मुझे याद नहीं है, तुम लोग बताओ, नीचे होता था ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट किधर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, अरे कुछ याद है, किधर होते हैं, नीचे ही होते हैं ना, भूल गए, अच्छा चलो अब याद नहीं मुझे ज्यादा। 83 के ऊपर एटॉमिक नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले हमने देखा कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है, 1 के बराबर है, किसके लिए, जब हमारा क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो है, मतलब जब एटॉमिक नंबर क्या है, जेड से 20 से कम। इसका मतलब कौन सी लाइन हुई बेटा, कोई भी लाइन है ना, y बराबर mx और m बराबर 1, तो y बराबर x, y बराबर x, तो लाइन ये क्या हुई, स्ट्रेट लाइन हुई, कहां तक भाई, यहां पर अगर 10, अगर x नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 20 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या 20, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना हो गया 1। बात समझ लो ढंग से, अगर इस पे कोई एलिमेंट है, यहां पर मान लो इस जगह पर है, तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बोलो 10, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 10, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना हुआ 1, तो स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है। अच्छा यहां पर कोई है 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने
कितने 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 20, तो ये क्या है स्टेबल है। और सुनो, अगर मान लो यहां पर कोई है, यहां पर कोई है, तो यहां पर अगर मैं कहूं तो देखो, अगर इस लाइन से नीचे कोई एलिमेंट है, इस लाइन से नीचे, बात ध्यान से देखो बेटा, ध्यान दो, इस लाइन से अगर नीचे है तो उसका ना प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इस लाइन से अगर नीचे है, यहां पर है, यहां पर है, इस जगह पर है, तो ये यहां पर आया और ये यहां पे आया, तो कौन सी लेंथ ज्यादा, ये ज्यादा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए ज्यादा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए कम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इतना नोट करो, ये नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा, नोट करो इसको। अभी समझा रहे हैं कोई बात नहीं, नोट करो। इतना नोट हो गया, मिटा लूं, थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर दूं तब समझ में आएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 20। अगर कोई एलिमेंट मान लो इस लाइन पर यहां पर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहां पर है तो जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, यहां पर है तो जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, और जब यहां पर है बोलो प्रोटॉन ज्यादा कि न्यूट्रॉन ज्यादा? भाई ये देखो, ये 10 से थोड़ा आगे, ये 10 से ज्यादा आगे, तो प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है कम। और देखो ऊपर कर लो इसको, लाइन से ऊपर करो, अब बताओ कौन ज्यादा? भाई ये 10 से थोड़ा सा आगे, ये 10 से ज्यादा आगे, तो न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम। बात समझ में आई? लेकिन अरे ये नहीं समझ में आया तो नहीं समझ पाओगे। ये समझो जिसकी तरफ झुका रहेगा, यहां पर आ गया तो प्रोटॉन ज्यादा, यहां पर आ गया तो न्यूट्रॉन ज्यादा। जिस एक्सिस की तरफ ज्यादा रहेगा, इधर इस बेल्ट में जो भी रहेगा वह उसकी संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, और इधर बेल्ट में रहेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा। क्लियर है? इतना नहीं समझा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतना समझ आ गया। अब बात समझो, एटम ये तो हो गई, लाइन हो गई भाई, यहां पर कोई 5 नंबर पे होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए 5, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए 5। तो ये तो फ्रेश एलिमेंट है, ये सारे क्या है फ्रेश एलिमेंट। लेकिन आइसो भाई हर एलिमेंट में क्या होता है, आइसोबार भी होते हैं ना, आइसोटोप्स भी होते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट क्या आइसोटोन, आइसोबार, ये सारे क्या हैं आपके अलग अलग हो गए। मतलब जो एलिमेंट हैं वो तो कितने हैं, एलिमेंट तो 117 या 113 ही हैं, लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं 1500। कितने हैं 1500 न्यूक्लियाई हैं। तो कुछ न्यूक्लियाई जो होंगे वो यहां पर लाई कर रहे होंगे, और कुछ न्यूक्लियाई जो होंगे वो यहां पर लाई कर रहे होंगे, और ये दोनों क्या होंगे अनस्टेबल। ये दोनों क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे अनस्टेबल। जो इस पर लाई कर रहा है वो क्या है स्टेबल, वो क्या है स्टेबल। और जो इसके इधर इधर कहीं पर लाई कर रहे हैं वो क्या है अनस्टेबल। वो चाहेंगे क्या स्टेबल होना, तो चाहेंगे क्या स्टेबल होना। तो अब आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो धन का त्याग करना पड़ेगा। मोक्ष चाहिए तो फरारी को सेल करना पड़ेगा ना, तभी तो मोक्ष मिलेगा या स्टेबिलिटी मिलेगी आपको ना। तो क्या करें, अल्फा बीटा गामा को एमिट करें, अल्फा बीटा गामा को एमिट करें, अपने पास जो चीजें हैं उसको क्या करें त्याग दें। ठीक है, समझ में आया? तो देखो अब थोड़ा और समझते हैं। देखो अब होता क्या है, देखो आप देखिए, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रॉन ये क्या है
z इज लेस देन इक्वल टू 20, z इज लेस देन इक्वल टू 20 में दो चीज देख लेते हैं, जैसे 2He4 है, 2He4, 6C12, और देखिए 7 and 14, ठीक है। उसके बाद है 11Na23 ना, और देख लीजिए एक और देखिए आपका है 20Ca40। अरे ये सारे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये मैं अपने मन से नहीं रख रहा हूं, ये सारे न्यूक्लियस क्या है, मौजूद हैं। अब ये 2He4 बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो कितना, न्यूट्रॉन बोलो कितना, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना है, 1, कितना है 1, ठीक है। इसमें प्रोटॉन बोलो कितने, 6, न्यूट्रॉन बोलो कितने 6, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन बोलो कितना 1, इसमें बोलो प्रोटॉन कितना 7, न्यूट्रॉन बोलो 7, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कितना 1, इसमें बोलो प्रोटॉन बोलिए 20, न्यूट्रॉन बोलिए 20, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना 1, देख रहे हो। और सारे क्या है, ये स्टेबल है, ये सारे क्या है स्टेबल। एक और बचा 11Na23, इसमें प्रोटॉन बोलिए 11, न्यूट्रॉन बोलिए बोलो कितना 12 ना, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कितना, अरे नियरली इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1, तो ये भी क्या है स्टेबल, ये भी क्या है स्टेबल, क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है। लेकिन ये कहानी कब तक वैलिड है, जब तक z लेस देन इक्वल टू 20, इसके आगे के लिए नहीं वैलिड है, इसके आगे ये कहानी वैलिड नहीं है। तो इन सारी कहानी, इसको नोट कर लीजिए, इन सारी कहानियों में हमने देखा कि सारे न्यूक्लियाई क्या हैं स्टेबल हैं। आपको पता है सारे न्यूक्लियाई क्या हैं स्टेबल है, क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज 1 और नियरली इक्वल टू 1। लेकिन अभी 6C14 निकालेंगे, वो देखेंगे क्या है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो वहां पर 1 या नियरली इक्वल टू 1 नहीं आएगा, तो वो रेडियो एक्टिव है। क्या है वो, रेडियो एक्टिव। निकालते हैं अभी, चलें आगे चलें। एक बात इसमें ध्यान रखनी है बच्चों, ध्यान समझिए, इसमें प्रोटॉन कितना है 2, न्यूट्रॉन कितना है 2, मतलब सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बराबर, तभी तो रेशियो 1 आ रहा है, तभी तो क्या है रेशियो 1 आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी, प्रोटॉन की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी देखेंगे, अभी तक तो हम देख रहे हैं तो इसमें क्या लग रहा है हमको 20 से कम में हम देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सेम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सेम। लेकिन धीरे धीरे जब हम 20 के आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रोटॉन, देखो एटॉमिक नंबर तो 20 के आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, कम होगा। देखते हैं अभी, अभी पहले यहां तक हो गया, हो गया, आगे चले चलो। तो ये आपने देखा, ये सारी कहानी देखी, अच्छा फिर देख लीजिए जरा, जैसे हम बोलते हैं कि इसमें बोलो प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन बोलिए कितना 8, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बताओ 8/6, कितना कितना 1.33, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1। इसीलिए ये जो है
ये कार्बन का क्या है, आइसोबार, आइसोटोप। क्या है ये, आइसोटोप। टोप में पी आया तो पी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, याद हो गया हमको। तो 6C14 क्या है, कार्बन का आइसोटोप है। दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। तो इसमें एक बात और समझो, इसमें न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, 8, प्रोटॉन कितने आ रहे हैं, 6। तो स्टेबिलिटी बेल्ट के इधर पड़ेगा कि इधर पड़ेगा, बोलो, ऊपर पड़ेगा ना। न्यूट्रॉन की संख्या ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, तो मतलब कहीं पर यहां पर लाई कर रहा होगा, कहीं पर यहां पर भी नहीं कहो। एटॉमिक नंबर 10 से कम है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 6 है ना। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये कहां पे लाई कर रहा होगा, इस जगह पे लाई कर रहा होगा, 10 से कम ना। तो अब ये लाई कर रहा होगा यहां पर, तो कोशिश क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कहां पर आने की, स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने की, स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने की कोशिश करेगा बाई द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रे। अल्फा, बीटा, गामा रे। जैसे अल्फा को निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, बीटा को निकालते हैं एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, ये अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। तो जब एटॉमिक नंबर में चेंज आ जाएगा तो हो सकता है कि n/p का रेशियो भी चेंज कर जाए। n/p का रेशियो चेंज कर जाए तो ये क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो हो सकता है कि स्टेबिलिटी बेल्ट पर आ जाए। तो ये कोशिश करता है स्टेबिलिटी बेल्ट के पे आने की या उसके पास आने की। जितना ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बेल्ट से दूर रहेगा कोई भी न्यूक्लियस, वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, अनस्टेबल। क्या रहेगा, अनस्टेबल। और कोशिश करेगा उसके पास, जितना ही ज्यादा न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबिलिटी बेल्ट के पास होगा, वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल, उतना ही ज्यादा स्टेबल। क्या बात समझ में आ रही है। चल, तो अच्छा एक बात और देख लो, ये सारी कहानी हो गई। तो एक बात और देखिए, एक एलिमेंट का एग्जांपल ले ले हम लोग। हाँ, मान लो एक अभी एग्जांपल बताइए जो हम लोग ने कराया था अभी। अरे इसी का ले लेते हैं, मान लो इसी का 2He4 का ले लेते हैं, 2He4। तो 2He4 में कितना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मान लीजिए कि ये हो गए आपके प्रोटॉन और ये हो गए आपके न्यूट्रॉन। ये हरे वाले क्या हो गए, प्रोटॉन, पीले वाले क्या हो गए, न्यूट्रॉन। तो देखो, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, बताइए। देखो, जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन है, उस दोनों पे एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव। फिर भी दोनों साथ में रह रहे हैं, फिर भी दोनों, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल किया, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल किया, बट किसमें किया, क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक में। किसमें, क्लासिकल। ये जो आप बात कर रहे हैं ये क्वांटम लेवल की बात है, ये क्वांटम स्टडी चल रही है। किसकी, न्यूक्लियस के अंदर एकदम चले गए, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरीके मतलब होता है, लेकिन एकदम उसको एग्जिस्ट बहुत ज्यादा नहीं करता है। समझो, न्यूक्लियर फोर्स इज मोर डोमिनेंट, ऐसे कह सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज मोर डोमिनेंट। किस पे, न्यूक्लियर लेवल पे। जब हम डिस्टेंस बहुत ही कम रखते हैं, कैसी, कितनी कम, 10⁻⁻15 के ऑर्डर की, 10⁻⁻15 के ऑर्डर, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है। क्या है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो डोमिनेटिंग होती है। आपको पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों क्या करनी चाहिए, रिपेल करनी चाहिए। तब तो साथ में वो बनकर रह ही नहीं सकते हैं। भाई कैसे रह सकते हैं साथ में जब दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। हम एक पॉजिटिव चार्ज रखा, एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों को पास में देते आते हैं, दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दोनों क्या करते हैं, रिपेल। और इसमें तो इतनी कम जगह पे रह भी रहे हैं, बहुत छोटे से कमरे में। अरे 10⁻⁻15 कितनी छोटी जगह है, उसमें रह रहे हैं। तो ये क्यों रह पा रहे हैं,
न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। क्यों रह पा रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? फोर्स एमंग द न्यूक्लियॉन्स। फोर्स एमंग द न्यूक्लियॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। और सेम होता है, सब पे लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। रिपल्सिव भी होता है, वो हम बताएंगे आपको आखिरी में। अभी आप ये समझिए कि एज ऑफ नाउ ये क्या है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इन नेचर ही मानिए। क्या है ये? अट्रैक्टिव इन नेचर। भाई अट्रैक्ट नहीं करेगा तो साथ में कैसे रह पाएगा ना? तो मान लो इसको हमने क्या माना था? अरे मान लो इसको लिख ही देते हैं। ये मान लो प्रोटॉन है और ये मान लो आपका न्यूट्रॉन है। लिख ही दें क्या? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो देखो इसके इसके बीच में क्या लगा? न्यूक्लियर फोर्स। इसके इसके बीच में क्या लगा? न्यूक्लियर फोर्स। इसके इसके बीच में क्या लगा? इसके इसके बीच में क्या लगा? इसके इसके बीच में क्या लगा? और इसके इसके बीच में क्या लगा? न्यूक्लियर फोर्स। सबके बीच में क्या लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लग रहा है। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। भाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है। अच्छा इसमें अट्रैक्शन लगेगा? अरे न्यूट्रॉन तो चार्ज क्या होता है? जीरो, तो इस पर कोई तो नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो इसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या है? मोर डोमिनेंट। क्या है? मोर डोमिनेंट। तो शुरुआत में होता क्या बच्चों? जब हम शुरुआत की स्टडी कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इतना डोमिनेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इतना डोमिनेंट नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या है? कम। प्रोटॉन की संख्या क्या है? कम। लेकिन जैसे 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 हम एलिमेंट्स में आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो समझ लो कि जैसे साथ में रह रहे हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? बढ़ता चला गया। तो अब न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो पाता है। तो अब क्या होता है? अब उसमें ब्रेकडाउन आने की संभावना होती है। न्यूक्लियस क्या कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब हमारी संख्या क्या हो गई? प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? मेजॉरिटी में आ गए प्रोटॉन। जब प्रोटॉन मेजॉरिटी में आ गए तो ये न्यूक्लियस के साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम मोर डोमिनेंट। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट्स में ऊपर पढ़ते हैं, 83 के बाद तो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? अनस्टेबल। क्या मतलब है? अनस्टेबल। उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाते हैं? मोर डोमिनेंट। क्या हो जाते हैं? मोर डोमिनेंट। और इसको क्या करते हैं? ये स्टेबिलिटी होने की कोशिश करते हैं। उसी को हम लोग N/P रेशियो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो N/P है ये है क्या? ये N/P, ये जो हम स्टेबिलिटी लाइन बनाई है, इसका मतलब क्या? ये कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किससे आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है तो आराम से क्या है? ये स्टेबल। और अगर N/P का रेशियो क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा, तो हमारी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। क्या समझ में आई थोड़ी बहुत बात? आगे चलें। चलो तो इसमें लिख लो, एक बात और लिख लिया, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं है पॉजिटिव है और न्यूट्रल है तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। इसमें भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। चार्ज पे डिपेंड न्यूक्लियर फोर्स नहीं करता है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूट्रल हैं, लेकिन दोनों में क्या लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो और जितना फोर्स न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन में लगेगा उतना ही फोर्स प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन में ही लगेगा। चलो, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट and attractive for small range, and attractive for small range, ब्रैकेट में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, and attractive for small range, attractive for small range। स्मॉल रेंज के लिए क्या है? अट्रैक्टिव है। ठीक है। ब्रैकेट में लिखे न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन कमा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कमा प्रोटॉन टू प्रोटॉन।
फिर लिखिए देखो ये चर्चा हमारी हो गई। जब हमारा z क्या है, z लेस देन 20। अब देखिए फॉर एटम्स z ग्रेटर देन 20, z ग्रेटर देन 20। तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 या 1.6 से क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से 1.6 के बीच में होना चाहिए। वन से 1.6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो स्टेबिलिटी लाइन है बच्चों, ये ऐसे, ये अगर मैं ऐसे सीधी खींचूं तो ये तो ऐसे चली जाएगी। देखो अब क्या है, बात समझ लो ढंग से। जेड के आगे कब स्टेबल है, जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से 1.6 के बीच में। 1.6 मतलब कौन ज्यादा, न्यूट्रॉन ज्यादा कि प्रोटॉन ज्यादा? हाँ, न्यूट्रॉन ज्यादा। मैक्सिमम मान लेते हैं, जैसे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आ रहा है 1.6, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, कौन सा ज्यादा? न्यूट्रॉन ज्यादा। तो मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन तो मैंने इसकी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये ओरिजिनल लाइन नहीं है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, देखो ने आगे तक बना दी। मतलब इसमें इस वाली लाइन पर अगर रहेगा तो न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा और प्रोटॉन कम। तो पहले तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, कुछ कर्व हो जाएगी। तो इस कर्व पे अगर आएगा, अच्छा मैक्सिमम कब आएगा, जो मैक्सिमम स्टेबल है, जो एलिमेंट जो है अगर मैक्सिमम स्टेबल है वो है आपका 83 पर, कितना, 83। 83 के बाद जितने, क्या 83 किसका है, बिस्मथ का, बिस्मथ का है ना। बिस्मथ के बाद 83 के बाद 84 से लेकर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, अनस्टेबल है या रेडियो एक्टिव है। तो अगर जो हमारा, अब समझिए, अब इसका मतलब फाइनल स्टेबिलिटी बेल्ट क्या हो गई, देखो अब बना रहा हूं फाइनल। ये स्टेबिलिटी, अब सारी लाइन हटा दो, केवल ये लाइन रहे। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, स्टेबिलिटी बेल्ट। अगर इस पे कोई एटम है तो क्या होगा, स्टेबल होगा। इस पे एटम नहीं, एटम मतलब न्यूक्लियाई नहीं है, तो वो स्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आई। और अगर ये यहां पर मान लो कोई न्यूक्लियाई इस जगह पर है या इस जगह पर है, इस जगह पर है, ये सारे क्या होंगे, अनस्टेबल। और ये कोशिश क्या करेंगे, स्टेबल होने की। कैसे स्टेबल होंगे, अल्फा बीटा गामा को रेडिएट करेंगे, और अल्फा बीटा गामा को रेडिएट करने पे N/P रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर इस रेंज में आ गया तो हम क्या कर देंगे कि ये स्टेबल है, ठीक है। और ये कहानी हो क्यों रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं एक चीज। जैसे हमने देखा है कि आयरन का क्या होता है,
56। इसमें क्या है, 26 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? बोलो, 30 न्यूट्रॉन हो गए। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालो, कितना है? बोलो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 30/26 कितना हो गया? बोलो भाई, कितना हो गया? 1.15। 1.15। तो ये देखो रेंज में है, रेंज में रहे तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक और, एजी। एजी मतलब क्या? सिल्वर 47 10108। बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बोलो, निकालो, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बोलिए भाई। कितना आ रहा है प्रोटॉन? कितना प्रोटॉन हो गया? 47। न्यूट्रॉन कितना? कितना? 61। निकालो बेटा, N/P निकालिए, कितना? 1.3। रेंज में है, रेंज में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर ये रेशियो इतना नहीं है, देखो ये वाली लाइन बनाई है, ये कौन सी लाइन है? 1.6 वाली लाइन है, समझ में आ रहा है ना? इस साइड में हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा, नंबर ऑफ इधर प्रोटॉन कम। अगर इस रेंज में, तो ये वाली लाइन क्या है? 1.6 वाली लाइन है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। अगर इस पे लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। इस पे लाई नहीं कर रहा है तो स्टेबल नहीं होगा। लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई किसका है? 83 का। लिख लो, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज ऑफ बिस्मथ। लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज ऑफ बिस्मथ, कॉमा इक्वल टू 83। आफ्टर 83, आफ्टर बिस्मथ, all elements are radioactive. After bismuth, all elements are radioactive. ठीक है, हेडिंग डालिए अल्फा बीटा गामा डीके। अभी तो कहानी पढ़ ली हमने ना, अब क्या कराएं? अल्फा बीटा गामा डीके। समय है? ओह, समय ही चला गया।